ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने चैप्टर नंबर 9 का ये लेक्चर नंबर 2 की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर दैट इज इन्वेस्टर सर्विसेज आपके लिए 15% का वेटेज रखता है अगर आप एमएफडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 5A सीरीज और 5B सीरीज और एमपी का पेपर। बेटे ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप पूरा ना लिखें तो हेडिंग तो जरूर लिखें बेटे, इस चैप्टर की हेडिंग जरूर लिखें, इसको रिस्पेक्ट दें। ये आपको पास भी कराएगा और आपके क्लाइंट्स को भी ज्यादा इंटरेस्ट एक ट्रस्ट डेवलप करेगा। बिकॉज इफ यू आर अवेयर कि दीज कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच आर टू बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैं भूपेश आनंद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे आपने लेक्चर 1 में कुछ बातें लिखी थी, लेक्चर 2 में भी आज हम कुछ बातें लिखेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, कोई बात नहीं बेटे, धीरे 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 प्यार को बढ़ाएंगे और हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर डालेंगे। आज मैंने आपको गाना भी दिखाना है, तो जल्दी से बिल्कुल तैयार हो जाएं। आप अपने सामने वर्कबुक रख लें, वर्कबुक के साथ मैं आज के चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट lecture that what I mean by NFO and what is the process of NFO, what are the dates which are very important for that, and we have already seen in the last lecture। तो कुछ आज एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, धीरे 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 धीरे, जैसे एक चींटी आपने कभी देखा हो, धीरे 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 दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ी जाती है आखिरी में। तो आपको भी धीरे धीरे कछुए और खरगोश की कहानी जैसे एक एक स्टेप लेना है। वेदर यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, नॉन साइंस, आपको पहले पता भी नहीं है अगर म्यूचुअल फंड का, तब भी क्या हो गया, आपको अपने पैसे तो इन्वेस्ट करने हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट योर ओन मनी। तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे जब तक नॉलेज ही नहीं होगी? पहले अपना भला कर लेना, फिर अपने रिश्तेदारों का भला करना बेटे, उनके भी इन्वेस्टमेंट कराना, एंड यू कैन अर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो इन सभी बातों के साथ आज के इस लेक्चर के थ्रू जो मैंने आज बताना है, दो मुख्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आई विल बी डिस्कसिंग। मैं आज पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये बताऊंगा दैट व्हाट आर द अकाउंट स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट व्हिच आर बीइंग गिवन बाय अ म्यूचुअल फंड टू यूनिट होल्डर्स, टू द इन्वेस्टर्स। जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं, है ना, बैंक में जाते हैं तो आपको वो पासबुक देते हैं। अच्छा, जब आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं या आपको आजकल मैसेज आता है, आपने देखा होगा आपको मैसेज आता है जब आप कुछ विड्रॉ करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं इन इन और चेक डिपॉजिट करते हैं इन योर बैंक अकाउंट, यू गेट अ मैसेज एंड देन यू ऑल्सो गेट अ पासबुक, यू गेट इट अपडेटेड विद दैट पासबुक। और कई बार आपको बैंक वाले ईमेल भी कर रहे हैं आजकल। तो ईमेल क्या, कई बार क्या, 99% दे आर ऑल्सो मेलिंग यू द बैंक स्टेटमेंट्स। इट मीन्स आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है। आपको मालूम है कि इतने सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो बैंक की एफडी तो करा देते हैं, लेकिन इतना पैसा है वो भूल भी जाते हैं कि कौन से बैंक में कितनी एफडी थी, और वो मरमरा जाते हैं। अच्छा, जब वो मरमरा जाते हैं तो वो जो पैसा है जो जो फिक्स डिपॉजिट से मैच्योर्ड हो गया और उसका कोई वारिस नहीं है, तो बेटे जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। फिर बैंक हैज टू गिव दैट मनी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो जो सीनियर सिटीजन्स थे, वो जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया क्योंकि उनको लगा कि शायद उनके बच्चे वो छीन लेंगे, या जो भी रीजन रहा, हम उस रीजन में नहीं जा रहे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आज आज आपको कुछ दूसरी बात बताना चाहता हूं कि आप गर्मा गर्मी में इन्वेस्ट तो कर देंगे म्यूचुअल फंड में, बट कई बार आप भूल भी जाएंगे, यार एक जमाने में इन्वेस्टमेंट की थी, भूल गए। इतने सारी लाइफ में और भी तो काम है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ एएमसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स कि वो आपको रेगुलरली कुछ स्टेटमेंट्स दें, महीने की दें, 12 महीने की दें, कंसोलिडेटेड दें। तो आज मैं उन 3 स्टेटमेंट्स की बात करूंगा कि इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड कंपनी, देन it is important that AMC should issue some statements to these investors, and these statements are named as, इनका नाम है, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके मंथली टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, फिर एनुअल एग्जाम भी होता है, और उसकी रिपोर्ट रेगुलरली उसके पेरेंट्स को दी जाती है कि भैया साइन करा के लेकर आना अपने पेरेंट्स से। क्लास टेस्ट में तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, मंथली में इतने नंबर आए हैं, आज तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, आज तुम आए नहीं थे, चेक करा के लेके आओ अपने पेरेंट्स से, सो दैट दोस पेरेंट्स शुड गेट
they are very much intimated, updated. Similarly, a mutual fund has a responsibility that they should intimate, they should update to their investors कि भाई साहब आपने इस जमाने में इतने पैसे हमें जमा कराए थे, आज इसकी वैल्यू ये हो चुकी है, आपका ये नॉमिनी है, आपका ये एड्रेस है, आपके ये बैंक डिटेल्स हैं, आपका ये सब कुछ है। आप ये बताइए ना, एनएफओ प्रोसेस में आपने चेक दे दिया, अलॉटमेंट की बात हो गई, अब मुझे अंदर आवाज आ रही है कि पता नहीं यार पैसे मिले नहीं मिले, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं आया एज ए इन्वेस्टर। तो एक स्टेटमेंट जैसे ही अलॉटमेंट होगी म्यूचुअल फंड वाले देंगे, उसके बाद हर महीने जब आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे आपने कोई नए यूनिट्स बाय किए, आपने पुराने यूनिट्स बेच दिए, कुछ भी ट्रांजैक्शन की, तो पिछले महीने की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी हम स्टेटमेंट देंगे। बेटे आज के इस लेक्चर में 3 स्टेटमेंट्स की बातें करनी है, थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा। जैसे मैंने आज बताना है मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। और बेटे ये आपके वर्कबुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ना, ये देखो ना मेरे बेटे, ये देखो, ये देखो, ये देखो ना बेटे, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कराई गई उनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स। जैसे पहला मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, हर महीने आपको अकाउंट स्टेटमेंट देनी है। जैसे आप अपनी पासबुक की एंट्री हर महीने कराने जाते हैं, मान रहे आप तो रोज भी जा सकते हो, या हर ट्रांजैक्शन की बात करा सकते हो ना, आप कराते हो ना। इसी तरह से म्यूचुअल फंड पीपल दे हैव टू गिव यू द स्टेटमेंट एवरी मंथ वंस यू हैव डन दैट ट्रांजैक्शन। पिछले महीने जो भी हुई, जैसे ये महीना चल रहा है, मान लेते हैं जनवरी, तो दिसंबर में जो हुई जनवरी में आपको स्टेटमेंट देनी है, जनवरी में जो हुई फरवरी में देनी है, फरवरी में जो हुई मार्च में देनी है। इट मींस आपको ये सारी स्टेटमेंट्स देनी है। फिर 12 महीने मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की आपने, तो 12 महीने कुछ नहीं किया, 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो बेटा आप भूल भी तो जाओगे। मरमरा क्या, अब म्यूचुअल फंड वाले सोच रहे हैं कि मरमरा तो नहीं गया ये बंदा, एटलीस्ट हम इसको बता दे भाई कि ये पैसे तूने हमारे को इस स्कीम में इस दिन दिए थे। तो दिस इज एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आइए छोटा सा, मैं समझता हूं कि आज गाना तो है ही, लेकिन एक छोटी सी बात लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है बेटा, सच बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ आना आएगा जब मैं लिखता हूं ना बेटे, वर्कबुक से, पीपीटी से, हैंड रिटन से। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे हर ब्लड के एक ड्रॉप के अंदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर आ गया है, और मैं सारी बातें धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूं। तो आप हेडिंग लिखिए, ग्रेट मॉर्निंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, लेवल 5 सीरीज, चैप्टर नंबर 9, इन्वेस्टर सर्विसेज। 15% के लिए बेटे 15% का पेपर आएगा। लेक्चर नंबर 2, आज के इस लेक्चर के 2 के थ्रू मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। मेरी कहानी मुंह जबानी, भूपेश आनंद की कहानी मुंह जबानी। आज के इस लेक्चर में मैं 3-4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाला हूं। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अकाउंट स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स को लिखना है, नाम लिखना है। पहला मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जैसा कह रहा है हर महीने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देनी है। जो पिछले महीने ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें म्यूचुअल फंड की ड्यूटी है, एएमसी की ड्यूटी है कि वो रामलाल को, श्यामलाल को, बंटी को, बबली को, टिल्लू को, जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है पिछले महीने, उसने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, मतलब उसने रीपरचेज ऑफ यूनिट्स किए हैं या रिडीम किए हैं या सेल किए हैं, तो भाई साहब आपको उसको बताना है कि भाई तूने पिछले महीने ये किया है। इसका मतलब इट इज मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आप लिखेंगे, नाम तो लिखेंगे यार, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। आई रिपीट, पहला नाम है मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, दूसरा नाम है एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, तीसरा नाम है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। 3 लिखेंगे जी, नाम लिख लेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बना दी आपको समझाने के लिए। मैंने कहा झोपड़ी कौन, मैंने कहा देयर आर 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज, लेट इट बी एचडीएफसी बी द म्यूचुअल फंड कंपनी। ये झोपड़ी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं ये झोपड़ी उसकी है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास लोगों ने इन्वेस्ट किया,
और उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने एनएफओ प्रोसेस में 15 दिन के बाद 5 दिन के अंदर अंदर 5 वर्किंग डेज में दोज यूनिट्स आर बीइंग अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ केवाईसी एटसेट्रा, दोज यूनिट्स आर बीइंग अलॉटेड। अब जो इन्वेस्टर है उसने तो पैसे लगा दिए, उसके दिल में लगेगा हूं माने घबराए। तो now this mutual fund unit company has to firstly give the confirmation letter, has to give us confirmation that yes, we have received your money and we have allotted this much number of units to you, and that is confirmation will be in the form of account statement, monthly account statement दी जाएगी मेरे दोस्त। उसमें उस इन्वेस्टर का ब्यौरा दिया जाएगा कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरे पिताजी का नाम क्या है ना, तूने नॉमिनी किसको रखा हुआ है, तेरा एड्रेस क्या है, तूने कितने पैसे लगाए थे, मतलब सारी बेसिक बातें जो मैंने लिखी हैं आप लिखेंगे तो उस दिन पेपर में ऑटोमेटिकली याद रहने वाला है, फिर दोबारा पढ़ना नहीं है बेटे। कंफर्मेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। मैं भी फॉर्मेट दिखाऊंगा, अकाउंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाऊंगा कि वो दिखती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा फोलियो नंबर। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपको अकाउंट नंबर मिलता है, सेविंग अकाउंट नंबर, एफडी नंबर, दिस नंबर, करंट अकाउंट नंबर। म्यूचुअल फंड में देयर इज नो अकाउंट नंबर, रादर इट इज अ फोलियो नंबर। तो फोलियो नंबर एक तरह का अकाउंट नंबर मान के चलें। तो फोलियो नंबर लिखा होगा, नेम ऑफ इन्वेस्टर लिखा होगा, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखी होगी, एड्रेस लिखा होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी होगी, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी, नॉमिनी डिटेल लिखा होगा, म्यूचुअल फंड डिटेल्स लिखे होंगे। आप ये सारे मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी एआरएन नंबर लिखा होगा, तभी तो आपको कमीशन मिलेगी। ट्रायल कमीशन कैसे मिलेगी? तो लिखे ये बातें एक मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में दी जाती हैं, जो पिछले महीने ट्रांजैक्शन हुई। तो एक बार तो सबको ही मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा सर। आप मुझे एक चीज बताइए ना, जब आप बैंक में जाते हैं और एफडी कराते हैं तो वो आपको एक बैंक की एफडी की हार्ड कॉपी देते हैं ना। अगर आप ऑप्शन लेना चाहे वैसे तो सॉफ्टवेयर में मिलती है, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, एफडी रिसिप्ट। तो लगता है हाँ यार ये मेरे 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हैं जो मैंने इन्वेस्ट किए थे। आपको रसीद मिलती है, आप खुश खुश घर आ जाते हो उसको लेकर। अच्छा नहीं भी मिला तो आजकल वो मेल में मिलती है, लेकिन आपको लगता है यार मेल में मिली वो कुछ पता नहीं मिला नहीं मिला, आप उसकी हार्ड कॉपी भी लेते हो। तो दैट इज समथिंग स्टेटमेंट, confirmation statement which is being given by a company, banking company. Similarly if you take a LIC, अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसमें आपको एक बॉन्ड मिलता है कि भाई साहब LIC वाले आप पॉलिसी होल्डर को एक बॉन्ड दे रहे हैं। तो आपको लगता है हाँ यार मैंने पॉलिसी ली है ना, ये पॉलिसी है, ये टर्म्स हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड हैज टू गिव अ कंफर्मेशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे होता क्या है कि गांव बसता है, राजा आता है, लड़का आता है, लड़की आती है, उनके बीच में प्यार होता है, आगे उनके बच्चे होते हैं, घर परिवार चलता है। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे। कंफर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स विल बी AMC इमीडिएटली आफ्टर इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट की, ये कंफर्मेशन मिली है ना, अब आप घर बैठ गए। अब आपको लगता है यार ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको लग रहा था 12% रिटर्न आएगा, बट दे आर गिविंग 15%। तो आप क्या करते हो, और अपनी बैंक एफडी के पैसे निकलवाते हो और इस AMC में डिपॉजिट करते हो। मतलब यू वांट टू रीपरचेज दोज यूनिट्स। इफ यू रीपरचेज दोज यूनिट्स इट मींस यू हैव डन अ ट्रांजैक्शन। अब एक व्यक्ति रामू था, उसको पैसों की जरूरत थी, उसने क्या किया, रिडीम कर दिए यूनिट्स को। तो भाई साहब रामू ने रिडीम किए, शामू ने रीपरचेज किए, इट मींस ट्रांजैक्शन की। नाउ दिस म्यूचुअल फंड कंपनी हैज टू गिव अ बैंक मंथली स्टेटमेंट टू रामू एज वेल एज टू शामू, वेदर दे हैव परचेज्ड इट और वेदर दे हैव रिडीम्ड इट, एनी ट्रांजैक्शन विल बी देयर। तो मैं सी पॉइंट में आ रहा हूं, म्यूचुअल फंड विल ऑल्सो सेंड मंथली स्टेटमेंट। दोस्तों ध्यान से मेरा बेटे, मन में आएगा कि क्यों लिख रहा बेवकूफ है, लेकिन लिखना है। मंथली mutual fund will send monthly statement to the investors in case which relates the transaction of the last month। पिछले महीने की पास्ट टेंस में जो भी हादसे हुए, हादसों का शहर ये दिल्ली शहर, उन हादसों को बताया जाएगा एक मंथली स्टेटमेंट के थ्रू। मान लेते हैं आपके साथ कोई हादसा हुआ ही नहीं पिछले महीने, तो फिर आपको मंथली स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। मंथली स्टेटमेंट तभी मिलेगी जब कोई हादसा हुआ। हादसे 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपने नए यूनिट्स खरीदे या आपने पुराने यूनिट्स बेचे, जो भी किया हम आपको उसकी ट्रांजेक्शन देंगे आज। उसके बाद नीचे आ गया जी, मैं आप लिखे ना, लिखे एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। अब 6 महीने पहले आपने कुछ ट्रांजैक्शन की थी, लेकिन आने वाले 6 में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट की उसके अगले 6 महीने आप बिजी हो गए।
अपने काम में बिजी हो गए, बच्चों के पेपर थे, अपनी जॉब का था प्रेशर, ये था वो था, है ना, लाइफ में तो सब कुछ चलता ही रहता है। तो 6 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, आंखों की पलकों के जैसे बीते, आपने पलकें झुकाई और वो समय बीत गया। तो सवाल ये आता है कि वो जो 6 महीने बीत गए उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भूल जाए। तो सेबी ने एक डंडा दिया है म्यूचुअल फंड वालों को कि भाई साहब ये इन्वेस्टर है, इसने अपनी मेहनत के पैसे जमा कराए हैं, आप कौन, म्यूचुअल फंड। डंडा कौन दे रहा है? सेबी। सेबी कह रहा है म्यूचुअल फंड वालों को कि इस व्यक्ति को, भले इसने 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, इसको आप एक और स्टेटमेंट भेजो, इसका नाम है एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट में मैं आ गया कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स हैं बेटे। मैं भूपेश आनंद हूं, मैंने HDFC म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्सिस म्यूचुअल फंड की भी एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ICICI की म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है, SBI में भी इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने 6, 7, 8 स्कीम्स में अलग अलग जगह अलग अलग समय में इन्वेस्टमेंट किया है। अब एक तो ये है तरीका कि HDFC वाले अलग स्टेटमेंट भेज दे, ICICI वाले अलग भेजे, SBI वाले मुझे अलग भेज दे, ये कंपनी मुझे अलग भेज दे, बिकॉज आई एम द इन्वेस्टर ऑफ ऑल दोस। अच्छा, अब इसमें क्या होगा ना कि आप ये बताइए, अलग अलग स्टेटमेंट आएगी तो आपको कई बार वो फाइल में मेंटेन करनी पड़ेगी। एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। बट आपको पता है, आपने कोई भी स्कीम ली होगी तो इन्वेस्टर ने परमानेंट अकाउंट नंबर तो वही दिया होगा, पैन नंबर तो वही दिया होगा। तो अगर एक व्यक्ति, एक सर्विस प्रोवाइडर ऐसा करे कि आपके पैन नंबर के बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट चेक कर ले कि HDFC में कितनी थी, एक्सिस में कितनी थी, ICICI में कितनी थी, SBI में कितनी थी, और पिछले महीने आपने क्या ट्रांजैक्शन की, उन सभी का एक कंबाइंड स्टेटमेंट अगर आपको दे दे, तो एक ही स्टेटमेंट में, एक ही ईमेल में, देखिए अब हार्ड कॉपी भी आ सकती है लेकिन उसमें खर्चा पड़ेगा। आजकल का जमाना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का है, आप अपनी मेल देंगे तो आपको वो स्टेटमेंट मेल कर देंगे। तो अगर एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ दे दिया जाए कि भाई साहब पिछले महीने आपने ये ट्रांजैक्शन की थी, यहां पे ये की थी, इस बैंक में ये की थी, इस म्यूचुअल फंड में ऐसे की थी, उस, अच्छा अब इसमें ये म्यूचुअल फंड वाले नहीं कर रहे, सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है। वो पैन नंबर के बेसिस पे 1 सेकंड में पता लगा लेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे और आपने क्या क्या किया है। तो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको मिलेगी हर महीने, अगर आपने पिछले महीने कोई ट्रांजैक्शन की है तो। इससे टाइम भी सेव होगा, आपका भी, म्यूचुअल फंड कंपनी का भी। अच्छा, पैसे भी सेव होंगे, अगर आपने कोरियर ना मंगाया, मेल किया, तो बेटे पैसे भी सेव हो गए। तो देखिए इसमें लिखिए कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में ये कौन है बेटे, ये सर्विस प्रोवाइड, ये आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर हो बेटे, यू आर अ इन्वेस्टर। आपने कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपने HDFC में किए, एक्सिस में किए, ICICI में किए, SBI में किए। अब आपका पैन नंबर तो क्या सब एक ही रहता है, अलग अलग होता है स्कीम में बेटे, एक ही होता है, आधार कार्ड नंबर एक होता है, पैन नंबर एक होता है। तो उस पैन नंबर के तहत अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, अगर क्या सेबी ने कहा है आपको करना है, सभी इन्वेस्टमेंट में सारे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, उन सब का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना के आपको दे दे। तो in order to save courier costs, a service provider, I repeat, it is not a mutual fund company, a service provider, कैंप्स, किंटेक, कुछ भी, कोई भी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, will take data from different AMCs on the basis of PAN number and will give it to you by mail or by courier. इट इज अ कंबाइंड स्टेटमेंट माय फ्रेंड्स। आपको इकट्ठी एक जगह चीज मिल रही है। समय है कहाँ आजकल, कोविड के बाद तो वैसे लोग मरमरा रहे हैं जल्दी। तो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसका नाम है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैन नंबर। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट विल बी सेंट, लास्ट डेट इज 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब पिछले महीने जो जो ट्रांजैक्शंस की, अगले महीने की 15 तारीख तक, मतलब दिसंबर तक आपने कुछ भी किया तो 15 जनवरी तक आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये भी सेबी ने कंपलसरी कह दिया कि भैया अगले महीने की 15 तारीख तक आप ये दे दो। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा सकता हूँ, वैसे मैंने बड़े सारे अपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो की हुई, लेकिन मैं अपनी नहीं दिखा रहा बेटे, आपको जस्ट एक बात ये दिखा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मेट होता कैसा है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, यू नो। ये बेटे ये फॉर्मेट है, अब देखो ये फॉर्मेट है बेटा, ये देखो ना, ये देखो, ये लो ना बेटे,
एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अच्छा, आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं होगा, ये कुछ चीजें भरो, क्योंकि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर तो सेम ही है। तो अगर आप खुद निकालना चाहे खुद निकाल सकते हैं। वैसे दैट सर्विस प्रोवाइडर विल गिव यू स्टेटमेंट, ये देखिए बेटे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, इस रेट पे खरीदा था, इस दिन खरीदा था, इसका परचेज था, ये आपने बेचा था, आपको एक पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा यार अकाउंट स्टेटमेंट का, एंड दैट इज नेम्ड एज कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। आई थिंक यू गॉट एन आइडिया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ चुका जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इट मीन्स आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, हियर इज द लिस्ट ऑफ स्कीम्स यू कैन इन्वेस्ट, ये तो ठीक है, तो यू कैन हैव एन आइडिया। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। मैं एक बार आपको सभी को बेटे अपनी एक बार स्लाइड में लेके जा रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि भैया मैंने जो बताया वो भी ठीक था। आइए ना, आइए मेरे दोस्त, ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा, कंसेप्ट नंबर 4, हेडिंग लिखी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। First is monthly statement of accounts. First is monthly statement of accounts. देखो लिखा हुआ है। Second is annual account statement and third is consolidated account statement. आराम से 1 मिनट लगा के पढ़ो ना, बड़ी मेहनत की है बेटे। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ो ना, मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पढ़ो ना, म्यूचुअल फंड्स इशू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एवरी मंथ इफ, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तभी होगी इफ देयर इज ए ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, मतलब पिछले महीने। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, द म्यूचुअल फंड प्रोवाइड द अकाउंट हु हैव नॉट, अगर आपने नहीं ली, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसका मतलब मंथली स्टेटमेंट जिनको मिल रही है उनको फिर एनुअल स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मंथली मिल रही है तो मिल ही रही है, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो मंथली तो मिल ही नहीं होगी। तो उस केस में मंथली एनुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट, अ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट by post or mail as per the timeline this will be given. I think आपको मोटी बात समझ आ चुकी है बेटे, सच कह रहा हूँ, ये वर्कबुक से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, वर्कबुक में यही बातें हैं। आप जब मेरा वीडियो देख लेते हैं, आप थोड़ी सी मेरी पीपीटी स्लाइड्स कर लेते हैं, हैंड रिटन लिख लेते हैं, मैं फिर आपको रियलिटी में बता देता हूँ, ज़रूरत है नहीं, वो बात अलग है, मन की तसल्ली के लिए आप ये पढ़ना चाहे पढ़ लें। भाई साहब मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं, मैं इस समय कुछ और आगे जा रहा हूँ। आज मैंने कहा ना आई विल बी कवरिंग 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है यार। मैं अब आपको नेक्स्ट न्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लेके जा रहा हूं, और उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भाई हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट, वेदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट, वेदर माइनर इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट, क्या मेजर एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट के, क्या हाउसवाइफ इन्वेस्ट कर सकती है, क्या एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, क्या एनआरआई दूसरे इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। बेटे ये सारी बातें आज आपको मैं बताने वाला हूं, बिकॉज ये चैप्टर का नाम ही इन्वेस्टर सर्विसेज। तो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता होगा ना दैट दिस एनजीओ कैन इन्वेस्ट, ट्रस्ट कैन इन्वेस्ट, कॉर्पोरेट एंटिटी कैन इन्वेस्ट, टेम्पल कैन इन्वेस्ट, गुरुद्वारा कैन इन्वेस्ट, इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट, नॉन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट, रेजिडेंट कैन इन्वेस्ट, नॉन रेजिडेंट कैन इन्वेस्ट। तो आप ज़्यादा बेटर, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपको कॉन्फिडेंस है ना, वो चेहरे में आएगा। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा वर्कबुक से, फिर उसकी पीपीटीज बनी, फिर उसको मैंने हैंड रिटन में बताया, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो गया। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको आखिरी आज के इस लेक्चर के नेक्स्ट और लास्ट लर्निंग आउटकम की तरफ लेके जा रहा हूं। बड़ा प्यारा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी, आओ ना, लिखो ना, हेडिंग लिखो ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। इट मींस उस म्यूचुअल फंड में, उन 45 म्यूचुअल फंड्स में, उस एडवाइजर खोज की साइट से देखा हमने एमफी इंडिया में गए और वहां देखा कि उसके मेंबर्स कौन है। बेटे 45 हैं, आज की डेट में 45 हैं, 45 म्यूचुअल फंड्स हैं। वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, आप लिखिए। आज ये चर्चा का मुद्दा है। पहली चर्चा रहेगी eligibility to invest, who is eligible. Second is who are individual investors, whether individual investors क्या रामलाल नेचुरल पर्सन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मतलब क्या आर्टिफिशियल पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मतलब जिनके अंदर जान नहीं है, आत्मा नहीं है, स्पिरिट नहीं है, हाँ, लेकिन हमने लॉ में उनको कहा कि ये पर्सन्स हैं, क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस।
Sources of information on eligibility to invest. It means how you will find out that from where you can get an information that yes, we can invest here. So these are some of the points which I will be discussing in this lecture number 2 and I will be concluding that. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा इसको हेडिंग को लिख लेंगे, चर्चा करेंगे, आपको समझ आ ही जाएगा। अभी गाना भी दिखाना मैंने। तू क्या लेके आया था? नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा? नंगा ही तो जाएगा। आज हम गाना देखेंगे, घबराना नहीं है। नहीं पैसे कमाए कोई बात नहीं, अब कमा लेंगे यार। हेडिंग लिखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। इसका फर्स्ट पहलू है एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि माइनर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको माइनर बोलते हैं इंडिया में। जैसे ही आप 18 साल के बन जाएंगे आपको मेजर बोल दिया जाएगा। हाँ, बिकॉज आप माइनर हैं तो आप एलिजिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो आपके बिहाफ में आपके माता पिता या आपका जो गार्जियन है या जो कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं आपके बिहाफ में वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब माइनर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ गार्जियन इन द म्यूचुअल फंड। देखेंगे। आइए जी, मैं चल पड़ा उस राह में जहां पे बड़ा रोशनी है। अस्मो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। मुझे रोशनी की तरफ लेके चल भगवान, जहां पर पैसे हो, म्यूचुअल फंड सबका मैं भला कर सकूं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अस्मो मां सदगमया। हेडिंग लिखिए, एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट। मैंने एक चित्र बना दिया और उसमें कहा ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट कर सकता है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर स्पिरिट है। आत्मा परमात्मा, तू भी है खात्मा। बेटे इसके अंदर आत्मा है, इसने नेचुरल बर्थ लिया है। कुछ लोग होते हैं जो आर्टिफिशियल बर्थ लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एंटिटी एक आर्टिफिशियल बर्थ लेगी, ट्रस्ट आर्टिफिशियल है, टेम्पल आर्टिफिशियल है, रामू नेचुरल है, आप नेचुरल है, मैं नेचुरल हूं, है ना। नेचर के हिसाब से हमने बर्थ लिया। तो आप लिखिए जी इंडिविजुअल। एवरी टाइप ऑफ इंडिविजुअल अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा की है तो he has a capacity to contract as per Indian laws and hence he can enter into a contract with a mutual fund and hence he can invest in any mutual fund if he has attained 18 years of age. खुद भी, अच्छा वो आप खुद भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है जो मैरिड कपल्स होते हैं वो जॉइंटली करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठा करेंगे क्योंकि उन्होंने 7 जन्मों का एक वायदा ले लिया कि तू मेरा मैं तेरी, है ना। तो सिंगली और जॉइंटली भी कर सकते हैं। मैं भूपेश आनंद अकेला भी कर सकता हूं, मेरी वाइफ रजनी है, उनका नाम रजनी है, तो मैं मेन होल्डर, हम दोनों भी इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो जॉइंटली और सिंगली। तो नोट नंबर 1, क्या आपको ये बात सबको समझ आ रही है? बेटे फोटो बनाएंगे ना, चित्र बनाएंगे तो इतना भी आप कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, है ना। हेडिंग लिखिए, नोट 1 लिखिए, माइनर्स कैन इन्वेस्ट, कर सकते हैं but because as per the law they don't have the legal capacity to contract, वो एंटर नहीं कर सकते। तो उनके बिहाफ में, जैसे मैं अपने बेटे पार्थ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। पार्थ अभी 18 ईयर्स ऑफ एज से कम है, मान लेते हैं मेरा बेटा, तो मैं उसके बिहाफ में अपनी KYC करा सकता हूं और उसके नाम पे म्यूचुअल फंड में जमा करा सकता हूं। यस आई कैन डू दैट, बट वो नहीं करेगा क्योंकि वो भी 18 साल का नहीं हुआ। ठीक है सर। तो माइनस कैन इन्वेस्ट बट नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नोट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द नेम ऑफ माइनर बट डॉक्यूमेंट्स टू बी साइंड बाय गार्जियन। इन्वेस्टमेंट तो पार्थ आनंद के नाम पे ही होगी, जो मेरा बेटा है वो माइनर है, उसने अभी 18 साल की उम्र हासिल नहीं की, नाम तो वो इन्वेस्टमेंट पार्थ आनंद के नाम पे जाएगी, लेकिन मैं उसके बदले मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करने वाला हूं। आई विल बी साइनिंग दैट नेचुरल और कोर्ट अपॉइंटेड। नेचुरल मैं उसका पिताजी हूं तो आई एम नेचुरल फादर, सो आई कैन साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑन हिज बिहाफ। नोट नंबर 3, बड़ा प्यारा सा मैंने एक फोटो बनाई है कि आपको आता ना कि इन्वेस्टर कौन हो। मैंने कहा जी आपके मन में जो भी आता ना, मैं भी आप वर्कबुक दिखाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू द PPT। आपके मन में जो भी आता है सब इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई और बहनों। I have written that resident Indian
नॉन रेजिडेंट इंडियन, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अ बैंक, अ म्यूचुअल फंड, अ ट्रस्ट, अ टेम्पल। आप सोचिए ना, आप सोचिए, मन में सोचिए कौन कौन हो सकता है। एक बार फोटो तो बनाइए, चित्र बनाइए, चित्र रूपा। म्यूचुअल फंड, अ बैंक, एनआरआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ट्रस्ट। एक बच्चा कह रहा पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं बेटा, यार यहीं से पढ़ रहा हूं, आगे पीछे पढ़ रहा हूं बस जान के। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अभी आज देखेंगे। कर्ता, उसका एक कर्ता होता है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता, करता ही सब कुछ करता। अभी देखते हैं मेल सीनियर मोस्ट मेंबर फिर क्या करता, अभी देखेंगे। तो आप एक फोटो बनाइए। मैं इसके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि एवरीवन कैन इन्वेस्ट, सीधी सी बात। अब सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर इन दिस स्कीम हु आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट। बेटे आपको पता है, मैंने एक चैप्टर में कराया था स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। सिड में लिखा होगा, अभी मैं दिखाता हूं आपको वेबसाइट में जाकर, कि आप में इसमें कौन, हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट, हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट, how to find out whether a particular person is eligible to invest or not. I can directly go and see from the scheme information document, and then in that there is a section named as eligible to invest. उसमें लिखा होगा। मैं तो चाहता हूँ आज आप होमवर्क मानिए ना, आप जाइए ना, आज सिड में जाइए ना, गूगल बाबा से पूछिए ना, HDFC का सिड देखिए ना, वहां पर चेक करिए कि अलग से सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट। बेटा प्रैक्टिकली करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। मोबाइल फोन में देख रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, है थप्पड़ मारो खींच के, कमर सीधी। बेटा ये लेक्चर लाख रुपए के हैं, आपको फ्री मिल रहे हैं तो आपको लगता है बस फ्री है ना। हु कैन इन्वेस्ट, who cannot invest, so that we can easily see from that scheme information document. मैं फिर रिपीट करता हूं, एक बार इनकी स्लाइड्स देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। आइए आइए दोस्त, ये लीजिए ना, ये लीजिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है बेटे, बड़ी प्यारी सी बनाई है, आप एक बार देखिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दे invest for the personal benefits or the benefits of the family. Following are the types of individual investors. Have a look on this. Following is the type of individual investors: resident Indians, adult individuals above the age of 18, minor below the age of 18, हिंदू, अभी देखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर फादर, फिर मदर, फिर सन, फिर उसकी वाइफ, फिर माइनर सन्स, ये पूरी है बेटे। अब ये मान लेते हैं ये दादाजी हैं, बड़े बड़े पापा, बड़े बड़े पापा, इन बड़े बड़े पापा को बोलते हैं कर्ता, और इस पूरी को बेटे हम फैमिली बोलते हैं। ये फैमिली ट्री बना दिया मैंने, तो ये मैंने कहा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकती है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन एनआरआईज, जो इंडिया में तो रहते थे, उनके माता पिता या उनके माता पिता के माता पिता किसी भी तरफ के इंडिया में कभी उनका था, और वो खून है मेरी मिट्टी, मिट्टी है मेरा खून, सुना होगा आपने, मतलब आप खून इंडिया का ही है। अब आप अमेरिका बस गए तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दिस इंडियन ओरिजिन, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब कर सकते हैं। ये तो हो गए बेटे इंडिविजुअल्स की बात, जो नेचुरल पर्सन है। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दोज हु आर नॉट नेचुरल पर्सन बट दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, जिनमें आत्मा नहीं होती। आत्मा कंपनीज में नहीं होती, आत्मा ट्रस्ट में नहीं होती, आत्मा पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होती। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। मैंने वर्क बुक से कॉपी पेस्ट किया, बाकी सब टीचर्स ऐसे ही करते हैं, बस इसी से करा देते हैं, अपना चेहरा भी नहीं दिखाते बेटे, बैठ के पढ़ाते हैं। मैं भूपेश आनंद खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, टाई वाई पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि मेरी एनर्जी तो फ्लो करेगी आपको यार, आपको तभी तो समझ आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैं आज आपके सामने ये बातें सब बता चुका, देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, आप मान के चलिए सभी करा सकते हैं, मोटी सी बात, फिर भी पढ़िए बेटा, एक बार एक लिस्ट पढ़ लेंगे तो आपको दे कैन आस्क यू एमसीक्यू ऑन दिस, दैट वेदर आर्मी पीपल, वेदर एयरफोर्स पीपल, वेदर नेवी, दे कैन इन्वेस्ट। तो आपको माइंड में आएगा, अगर एक बार आपने लिस्ट पढ़ी होगी ना तो आपको एक सेकंड में आंसर क्लियर होगा, यस दे कैन इन्वेस्ट। देखिए लास्ट में लिखा हुआ आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री यूनिट्स एंड देयर एलिजिबल टेस्ट, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नीचे से पढ़िए, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अदर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी,
other mutual fund registered with SEBI. It means one mutual fund can invest in another. Banks and financial institutions. नीचे से पढ़ेंगे तो आपको वो जाने पहचानी बातें आपको लगेंगी जब आप पेपर देंगे, आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूँ who can invest in mutual funds. I think we are now clear with what I mean by individual investors, what I mean by non-individual investors, and from where I can get that source of information that who are eligible to invest. तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अलग से एक सेक्शन है, उसमें लिखा होता है एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट एंड हु आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट। यही आपको होमवर्क है, आप आज जाएं और वहां चेक करें और मुझे कमेंट में शो करें कि यस आपने SIT देखा और वहां पे अलग से कॉर्नर था, वही बात यहाँ लिखी हुई है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस, यू नो। So this is eligible to invest in this, or this scheme is not intended. This is ये आप पढ़ लेंगे बेटे, ये पढ़ लेंगे बेटे। बड़े प्यारी सी बातें जो मैंने बताई हैं वही हैं। अब मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है बेटे, आगे चलना है, लाइफ हमारी चलती जा रही है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, वी हैव सीन इन द NFO प्रोसेस। आज हमने स्टेटमेंट्स की बात कर दी, फिर हमने इन्वेस्टर्स की बात कर दी, फिर हमने कहा कि कौन एलिजिबल है। मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपको ट्रांजैक्शंस करनी है, मतलब व्हेन एवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, तो आप NFA प्रोसेस में एप्लीकेशन लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेंगे, उसको जमा कराएंगे, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे, जो भी करेंगे, डायरेक्ट प्लान होगा, रेगुलर प्लान होगा, कुछ भी होगा, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इट मींस आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के साथ। Now there can be two types of transactions with mutual fund. One can be a nature of financial nature, monetary nature, and second can be a non-financial nature or non-monetary nature. मैं इस समय आज आपको बस यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जब आप एक म्यूचुअल फंड के साथ करेंगे। अच्छा, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं भी बताऊँ, आप ये बताइए, इफ़ यू वांट टू पे टू द म्यूचुअल फंड कंपनी, हाउ, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मोड्स, आप किस किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में तो आपको पता ही है बेटे, पेमेंट अलग अलग तरह से हो सकती है, ई मैंडेट से हो सकती है ना, यूनिफाइड UPI से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, ई वॉलेट से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं बोला मैंने, क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको पेपर में आ सकता है कि वेदर अ इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट विद हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। नहीं नहीं, कभी नहीं। एक क्रेडिट कार्ड को छोड़ दें, उसके बाद आपको कुछ भी उसने कह दिया और आपको समझ नहीं भी है तो आप कहें यस हो सकती है। तो आज मैं उस पेमेंट के मोड की बात करूंगा कि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो व्हाट कैन बी द पेमेंट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड परचेजेस। तो मैंने यहां पे लिखा, पहला मैकेनिज्म लिखा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आई थिंक ये तो बात सब आपको पता ही है। मोबाइल बैंकिंग, आजकल आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना डालिए और अपना काम कीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, वो जमाना था जो चेक का जमाना था, आजकल बेटे चेक से कोई करता नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का जमाना आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। आपको पता है यू कैन डायरेक्टली पे थ्रू आधार कार्ड ऑल्सो, है ना। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि NSE के ये प्लेटफॉर्म्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये प्लेटफॉर्म्स हैं, एमफी ने यूटिलिटीज प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से पेमेंट कर सकते हैं, आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन स्पॉन्सर्ड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये बात मैंने थोड़ी सी बतानी है कि व्हाट आई मीन बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसको सुनना है आपने ध्यान से। बाकी तो देखिए जी, ई वॉलेट्स हैं, कैश है, कार्ड है, कार्ड में देखिए डेबिट कार्ड ही है ना, डिमांड ड्राफ्ट है, वन टाइम मैंडेट है, यूनिफॉर्म दिस है। अब इसमें ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड इज नॉट अलाउड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट का मतलब है आप उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो दिस इट इज नॉट अ रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जिस कंट्री में लोग ज्यादा उधार लेते हैं वो कंट्री डूब जाती है। इतिहास गवाह है ग्रीस का, इतिहास गवाह बड़ी सारी कंट्रीज का। क्रेडिट का मतलब है आपके जेब में पैसे नहीं और आप खर्च कर रहे हो, है ना, दिस इज नॉट गुड। डेबिट का मतलब है पैसे हैं और आप वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसमें एक छोटी सी बात लिखनी है और आज का लेक्चर कंप्लीट है जी, फिर मैं गाना दिखा के आगे चलूंगा। मैं इस समय काफी आगे तक जा चुका हूं और हेडिंग लिख रहा हूं। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय एन इन्वेस्टर विद अ म्यूचुअल फंड एंड दोस ट्रांजैक्शंस कैन बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एंड व्हाट आई वांट टू से यू दैट व्हाट आर द वेज, ऐसे कौन से तरीके हैं
जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो चित्र बनाइए, चित्ररूपा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज म्यूचुअल फंड, एक इन्वेस्टर है और वहां पर HDFC म्यूचुअल फंड है। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी कर सकते हैं। अब मैं आ गया धीरे धीरे नीचे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस तरह की हो सकती है भाई? या तो नए यूनिट्स परचेज कर लेते हैं, रीपरचेज ऑफ न्यू यूनिट्स, और रिडीम करेंगे, यही दो हो सकती है। आप सोचिए, investor can enter into these two types of transactions with the mutual fund. One is you can purchase new units, and second is you can redeem the old units, sale of units. Now the ways in which we can have non financial transactions भी हम देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपने नॉमिनी चेंज कराना है, आपने अपना बैंक अकाउंट चेंज कराना है, आपने सिप में कुछ और चेंज कराना है ना, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी ऐसा मान लीजिए आपको पता है, so there can be two types of transactions, one is financial transaction and second is non financial transactions. Non financial transactions में अगर कोई चेंज चाहिए, एड्रेस चेंज करना है, बैंक मैंडेट चेंज करना है, नॉमिनी का नाम चेंज करना है, कर सकते हैं। अब मैं आज लास्ट पड़ाव में आ चुका हूं कि इफ यू वांट टू गो फॉर फ्रेश परचेज और फॉर रीपरचेज, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यू हैव टू अप्लाई विद इन दोस 15 डेज एंड देन आफ्टर नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज दोस यूनिट्स विल बी अलॉटेड। तो आप देखिए T0 में मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा कराएंगे, KYC कराएंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं अभी अभी हमने देखा, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, सब कुछ अलाउड है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको दोबारा से खरीदना है, मान लो आफ्टर 5 वर्किंग डेज दोबारा से वो ओपन एंडेड फंड है, दोबारा री ओपन हो गया, तो बेटे देन यू हैव टू परचेज दैट द NAV जो भी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, बार बार एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना, फिर आप एक ट्रांजैक्शन स्लिप भरोगे, उसी से काम हो जाएगा। यही बात मैंने T2 में लिखी है। बेटे ये समय की रेखा है। T0 का मतलब आपने कहानी शुरू की, फिर T1 पे मतलब आपको पहले यूनिट्स मिले, फिर T2 का मतलब आपने पहली ट्रांजैक्शन की। देखो T2 में क्या लिखा है, अगेन वांट टू इन्वेस्ट और यू वांट टू रिडीम, ओनली ट्रांजैक्शन स्लिप टू बी फुलफिल्ड। अब ये पेपर में आ सकता है कि जब एक इन्वेस्टर दोबारा से री इन्वेस्ट करना चाहता है और परचेज करना चाहता है और यू वांट टू सेल इट, देन वेदर ही हैज टू अगेन टू फुलफिल द एप्लीकेशन फॉर्म। नो, it is just with the help of transaction slip you can do that. ओके, एंड लास्ट इज T3, आपको स्विच करना है, कुछ भी करना तो ये आप कर सकते हैं। मैं पेमेंट मैकेनिज्म में आ गया, आपको पेमेंट मैकेनिज्म ऑलरेडी पता है, लिखना नहीं है। आपको जो मैंने बताना वो ये है ASBA, मतलब जो ब्लॉक्ड अमाउंट की बात कर रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, ASBA के फुल फॉर्म आपको लिखनी है, बस ASB की फुल फॉर्म लिखनी है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, फुल फॉर्म लिख लीजिए ASBA। वो ये कह सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASBA और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। आपको बोलते हैं रामू, भैया बाहर का नाम कुछ और होगा ना आपका, है रामू श्यामू, घर में बोलते हैं ना रामू, बाहर थोड़ी बोलता रामू। तो फुल फॉर्म लिखिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जैसे आप ये बताइए, मैंने आपको बोला था ना NFO का प्रोसेस 15 दिन तक चलता है। आपने उन 15 दिन में अप्लाई किया, आपने चेक दे दिया, आपने पेमेंट कट गई। अब आपको अभी तक नहीं पता कि आपको अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन आपके बैंक से पैसे चले गए। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए जमा कराने थे, सोचिए जरा 1 करोड़ रुपए जमा कराना था। अब बताइए 15 दिन में 1 करोड़ रुपए आपके उस फंड वाले के पास चले गए। अब म्यूचुअल फंड वाले उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो तो अभी अलॉटमेंट के में बिजी है। आप पता नहीं आपको यूनिट्स अलॉट भी होंगे नहीं होंगे, अगर KYC मैंडेट पूरा प्रॉपर नहीं हो तो दे विल रिटर्न योर मनी। तो ये तो बड़ी गलत सी बात होगी यार, 15 दिन तक के लिए 1 करोड़ रुपए, वो 10 लाख रुपए मेरे ब्लॉक हो, मतलब वो मिसयूज हो गए, उस पर इंटरेस्ट मिल सकता था। तो एक नया क्लॉज आ गया जिसको हमने बोला एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए के यूनिट्स लेना चाहते हैं, तो 15 दिन तक आपके बैंक अकाउंट में वो 1 लाख रुपए ब्लॉक हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, डेबिट नहीं होंगे, म्यूचुअल फंड वालों के पास जाएंगे नहीं, रहेंगे आप ही के अकाउंट में, लेकिन आप भी यूज नहीं कर सकते उस 1 लाख रुपए को, वो ब्लॉक हो गए। इसका मतलब फंड है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यू विल गेट दैट इंटरेस्ट, बट यू विल नॉट बी योर मनी विल नॉट बी डेबिटेड नीदर टू म्यूचुअल फंड। हाँ, अगर म्यूचुअल फंड वाले अलॉट कर देंगे तो फिर ये पैसे विड्रॉ हो गए, उनकी झोली में चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको उन 15 दिन के लिए भी इंटरेस्ट मिल सकता है इफ दैट इज ASBA। तो आजकल कंपलसरी है,
that whenever a company NFO wants to come with that any mutual fund, there has to be there a scheme named as ASBA. It means in that investor, even if he is not allotted with the units, he can enjoy the benefit of interest. My dear friends, IPO में भी आजकल यही है. तो लिखिए नो क्रेडिट कार्ड्स, यस डेबिट कार्ड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, सही से बताऊंगा कि आप कई बार ये सोचते हैं कि यार हम अमीर घर में पैदा नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. कोई टेंशन नहीं यार. मैंने कहा ना, पैदा होना आपके बस की बात थी नहीं. मरना, अमीर मरना आपके हाथ की बात है. मरना सब नहीं है. अभी से शुरू करो ना. अभी से पेपर क्लियर करने के साथ साथ सोचो, एक लिस्ट बनाओ कि मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, मैं किन किन को पिक कर सकता हूँ, कैसे कैसे मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, कैसे थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग भी सीखो. हमने कुछ अलग से लेक्चर्स भी प्रिपेयर किए हैं जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि अगर आप ARN नंबर ले लेते हैं, उसके बाद क्या जर्नी, क्या असली लड़ाई तो तभी शुरू है. ये देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, छोटा नहीं करना है, अमीर बन सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना है. और जो ARN बनने के बाद लेक्चर्स हैं उनके लिए कमेंट लिखना है और हमारी टीम से कांटेक्ट करना है. पूरे उनके भी वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं. मैं लेक्चर नंबर 3 में मिलूंगा. चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, इन्वेस्टर सर्विसेज. थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि अपना भी तो टाइम आएगा.